आज के आयुर्वेद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आरंभ करते हैं इस हफ्ते के न्यूज इनसाइट से। भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने गोप बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी में दिनांक 4 से 6 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले डायमंड जुबली समारोह और आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की शोभा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय श्री प्रताप राव जाधव जी ने भी बढ़ाई। अब तक 800 से अधिक आयुष चिकित्सालय रोहिणी यानी रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स इन नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं। रोहिणी अस्पतालों को पंजीकरण करने, बदलाव करने, जानकारी जोड़ने आदि के लिए परमिटेड एक्सेस के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म उन्हें पहचान, विश्वसनीयता और फास्टर क्लेम प्रोसेसिंग में सहायता करता है। दिनांक 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सचिव आयुष मंत्रालय वैद्य राजेश, उनके साथ साथ प्रोफेसर सचिव चतुर्वेदी, महानिदेशक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और डॉक्टर महेश कुमार दाधीच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय के बीच एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की संबंधित योजनाओं में औषधीय पौधों को शामिल करने पर चर्चा की गई। दिनांक 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव जी ने CCRAS द्वारा संचालित सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में नवनिर्मित और उन्नत OPD ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य, महानिदेशक CCRAS ने संस्थान की उपलब्धियों और चल रही गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय नव और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येशो नायक जी ने पिछले दशक में आयुष बाजार के अद्वितीय विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आयुष का बाजार 2014 में 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2023 तक बढ़कर 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके साथ ही आयुष उत्पादों का एक्सपोर्ट पिछले एक दशक में दुगने से भी अधिक बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार यह 2014 के 1.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023 तक बढ़कर 2.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आयुष मंत्रालय ने विदेशियों को भारत आकर आयुर्वेद एवं अन्य आयुष चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा करवाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु ई-आयुष वीजा और ई-आयुष अटेंडेंट वीजा का प्रावधान किया है। इस सुविधा से विदेशियों को तो आयुर्वेद एवं अन्य आयुष चिकित्सा का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही भारत के आयुर्वेद चिकित्सालयों और वेलनेस टूरिज्म को भी इससे व्यवसायिक उन्नति और वैश्विक पहचान मिलेगी। आयुर्वेदिक कॉलेजों में अब प्रोफेसर्स की नियुक्ति हेतु NCISM NTET यानी नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को आवश्यक कर दिया गया है। इस वर्ष दिनांक 19 नवंबर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NTET 2024 का आयोजन किया था, जिसका परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया है। आयुर्वेद भारती इंस्टीट्यूट इस परीक्षा की तैयारी हेतु एक ऑनलाइन कोर्स आयोजित करती है। आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लगभग 50 से अधिक परीक्षार्थियों ने यह ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था और सभी के सभी ने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। आयुर्वेद भारती के इस कोर्स में NCISM द्वारा जारी किया गया नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, डिजिटल स्टडी मटेरियल्स, अभ्यास हेतु टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट शामिल किया गया है। साथ ही आयुर्वेद भारती पब्लिकेशंस द्वारा प्रिंटेड गाइड बुक और क्वेश्चन बैंक भी परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाता है। अगली NTET परीक्षा 2025 हेतु इच्छुक स्कॉलर्स आयुर्वेद भारती की वेबसाइट www.ayurvedbharati.org में जाकर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आज का आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान। आयुवाइट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित साइटोवेदा क्लिनिक्स के डॉक्टर्स की टीम ने आयुभा जर्नल बाय आयुर्वेद भारती में एक सक्सेस केस रिपोर्ट पब्लिश की है।
जिसका शीर्षक है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर थ्रू आयुर्वेदा अ केस रिपोर्ट। डायबिटिक फुट अल्सर विश्व भर में 15% डायबिटिक मरीजों द्वारा झेला जाने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटिक अल्सर में चिकित्सा हेतु अक्सर एनुअल एम्पुटेशन यानी अंग विच्छेदन, अंग को काटना पड़ता है। डायबिटिक फुट अल्सर की समय पर पहचान, सही दवाओं का उपयोग और उचित शिक्षा के साथ रोगी के अंग को बचाना संभव है। साइटोविदा क्लिनिक की मुरैना शाखा में एक 50 वर्षीय महिला रोगी जो कि विगत 20 वर्षों से टाइप 1 डायबिटीज हेतु इंसुलिन पर निर्भर है, अपने बाएं पैर में एक नॉन हीलिंग अल्सर की चिकित्सा हेतु आई। उस दिन इंसुलिन लेने के बावजूद भी उनका शुगर लेवल लगभग 425 था। विधिवत परीक्षण कर चिकित्सक ने उन्हें संस्थान द्वारा स्वनिर्मित आयुर्वेदिक औषधि समत्वम कैप्सूल्स, यकृता पाउडर, डर्मिक ऑयल, मांसाग्नि टेबलेट्स और मेदाग्नि टेबलेट्स का निर्दिष्टानुसार उपयोग करवाया। लाभ तो उन्हें 15 दिन में ही मिलना आरंभ हो गया था। मात्र 2 माह की चिकित्सा से ही रोगी को गैंग्रीनस डायबिटिक फुट अल्सर में पूर्णतया लाभ मिल गया और उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है। इस केस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि डायबिटिक फुट अल्सर जैसे गंभीर नॉन हीलिंग वुंड में आयुर्वेद की चिकित्सा कितनी कारगर है। आज का वनस्पति ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे एक दिव्य वनस्पति के बारे में जिसका नाम है अंकोल। अंकोल का उपयोग मुख्य रूप से विषाक्तता यानी पॉइजनिंग जैसे हर्पिस, रोडेंट्स बाइट, डॉग्स बाइट इत्यादि में चिकित्सा हेतु किया जाता है। पंचकर्म में वमन एवं विरेचन करवाने हेतु भी अंकोल का औषधीय प्रयोग किया जाता है। अंकोल का बॉटनिकल नेम है एलेंजियम सैल्विफोलियम। अंकोल की फैमिली है एलेंजिएसी। अंकोल का संस्कृत पर्याय है अंकोट, निकोचक, पीतसार, हुंडिका, रुद्रमल्लिका, कोटरा, गुड़पत्रा, मदना, रेची। इसके साथ ही इसे उसके फूलों की खुशबू के कारण गंध पुष्पा, उससे तेल की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसका गुप्त स्नेह, और उसके फलों का रंग ताम्र वर्ण होता है, तांबे की तरह उसके फलों का वर्ण होता है, कलर होता है, इसीलिए उसे ताम्रफला भी कहा जाता है। आयुर्वेदिक वर्गीकरण में भाव प्रकाश और धन्वंतरी निघंटू ने अंकोल को गुणोच्चादि वर्ग में वर्गीकृत किया है। केयदेव निघंटू के अनुसार औषधीय वर्ग और राज निघंटू के अनुसार प्रभद्र आदि वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अंकोल में अलेंजिन, मार्किन, मार्किडिन इत्यादि अनेक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी पाए जाते हैं। अंकोल की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज में अंकोल का रस तिक्त, कटु और कसाय रस प्रधान होता है। अंकोल के गुण लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण होते हैं। अंकोल का वीर्य उष्ण होता है। अंकोल का विपाक कटु होता है और अंकोल का दोषों पर प्रभाव कफ पित्त हर होता है। अंकोल के रूट्स के बार्क यानी उसकी जड़ों की छाल, अंकोल के बीज और अंकोल के बीज से प्राप्त किया हुआ तेल औषधीय प्रयोग में लाया जाता है। अंकोल का डोज, अंकोल के चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में और वमनार्थ इसका डोज हो जाता है 3 से 6 ग्राम। अंकोल का डिकॉक्शन यानी उसका काढ़ा 50 से 100 ml की मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। अंकोल के विशिष्ट योग हैं अंकोल मूल कल्क, अंकोल आदि तेल और अंकोल घृत। अंकोल के इंडिकेशंस हैं पॉइजनिंग, स्किन डिजीजेस, हेयर फॉल एंड बालनेस, वर्म इन्फेस्टेशन और पंचकर्म में वमन और विरेचनार्थ इसका उपयोग किया जाता है। अंकोल को गर्भावस्था और बच्चों में बहुत ही सावधानी पूर्वक उपयोग अथवा उपयोग नहीं करना चाहिए। आज का औषधि ज्ञान। आज की हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदीय औषधि है अश्वगंधारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं अश्वगंधा, मूसली, मंजिष्ठा, हरितकी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मधुक यानी यष्टि मधु, रासना, विदारी, पार्था यानी अर्जुन, मुस्तका, त्रिवृत, अनंता यानी श्वेत सारिवा, श्यामा यानी कृष्ण सारिवा, रक्तचंदन, वचा और चित्रक। इसके अलावा इसमें अरिष्ट निर्माण हेतु गुड़ और विभिन्न प्रक्षेप द्रव्यों का भी उपयोग किया जाता है। अरिष्ट निर्माण विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और 15 से 30 ml की मात्रा में इसका भोजन के पश्चात उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। अश्वगंधा अरिष्ट के इंडिकेशंस हैं मूर्छा, अपस्मार, शोष, उन्माद, कार्श्य, अर्श, अग्निमांद्य और विभिन्न प्रकार के
वात रोग। तो कोई भी अश्वगंधा अरिष्ट हो या कोई भी अरिष्ट या आसव हो, उनका डायबिटीज के रोगी और अल्सर के रोगी में सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। आज का योग ज्ञान, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा योग है भद्रासन। भद्रासन शरीर को फर्म यानी लचीला बनाकर रखता है। मस्तिष्क की शांति हेतु भी यह अत्यंत उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल कॉलिक और मेंस्ट्रुअल कॉलिक में भी इसके अभ्यास से राहत मिलती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के योनि रोगों में भद्रासन का निर्देश दिया जाता है। और गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में भी, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी जो 9वां महीना होता है, उसमें इसका विशेष रूप से अभ्यास करने से सामान्य प्रसव हेतु इसका उपयोग आयुर्वेद चिकित्सक और योगाचार्य बताते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।